करते हैं। ये है एससीवी का सेंटर ऑफ मास चैप्टर और एक्सरसाइज का 27 क्वेश्चन है। क्लियर है क्या बात? तो ये क्वेश्चन कैसे था कि एक ये रेल है और इसमें एक ये तो हो गया और इसमें क्या लगा हुआ है, इसमें मास है 50 m और इसके अंदर शेल्स है ऐसे करके, ये शेल्स है और हर एक का मास कितना है, इसका मास m है, इसका मास m है, इसका मास m। तो पहले तो रेस्ट पे है, तो ये कह रहा है कि 200 मजल स्पीड नहीं है, इसकी मजल स्पीड नहीं है, बल्कि ये क्या है, इफ द वेलोसिटी ऑफ द शेल विद रिस्पेक्ट टू गन, ब्रैकेट में लिखा हुआ है इन इट्स स्टेट बिफोर फायरिंग इज 200। तो जैसे अभी तो रेस्ट पे रखा हुआ है, तो फर्स्ट फायरिंग के बाद जो स्थिति बनेगी वो इस तरीके से बनेगी। ये तो 49 m हो जाएगा और ये इधर v डैश से चलने लगेगा और ये जो m है ये 200 से चलेगा। क्यों चलेगा? क्योंकि इसकी स्टेट बिफोर फायरिंग स्टेट, इसकी वेलोसिटी कितनी थी, 0 है ना, और अब ये कितने से चलेगा, 200 से चलने लगेगा इसके रेस्पेक्ट में। तो एक इक्वेशन इसके लिए बनाएंगे हम कि 49m v डैश इज इक्वल टू m इंटू 200। तो v डैश 200/49 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। आफ्टर वन फायरिंग इसका मास होगा 49 इंटू m। वेलोसिटी 200 मीटर पर सेकंड विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये तो विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है, ये भी ग्राउंड के रेस्पेक्ट में 200 से ही जाएगा पहले शूट क्वेश्चन में गन दिया हुआ है। कैसे क्वेश्चन में गन के रिस्पेक्ट में दिया उसकी वेलोसिटी? नहीं, गन के रेस्पेक्ट में नहीं है, वो लिखा है विद रिस्पेक्ट टू गन इन इट्स स्टेट बिफोर फायरिंग। गन की स्टेट बिफोर फायरिंग क्या थी, 0, तो 0 के रेस्पेक्ट में 200 भाग रहा है। अच्छा, ओके, ये है, तो ये है। अभी देख लो एक बार, अब बोर्ड पे देखो, अब ये जो गन है इसका मास है 49 m, तो 49 m वाली गन अब ये v डैश से भाग रही है इधर और उसकी वैल्यू है 200/49 मीटर पर सेकेंड। ठीक है बात? अब देखो, अब इसमें से जब एक शेल और निकल जाएगी तो यहां पे तो शेल आ गई है, ऐसे भागेगी, तो ये v डबल डैश से भागने लगेगी, ये निकालनी है अपने को। अच्छा, अब इसकी जो स्पीड है, इसकी स्पीड 200 मीटर पर सेकेंड है, 200 मीटर पर सेकेंड विद रिस्पेक्ट टू स्टेट ऑफ बिफोर फायरिंग। तो मान लीजिए v डैश है, ये क्या है, v डैश है, तो इसके रेस्पेक्ट में 200 मीटर पर सेकेंड से जा रही है, तो इसका मतलब ये कितना हो जाएगा, इसके रेस्पेक्ट में 200 से जाएगी, तो इसे मान लेते हैं v1 मान लेते हैं। तो इसकी और इसकी रिलेटिव वेलोसिटी कितनी है, 200 है। बात समझ में आई नहीं? अच्छा, तो v1 आएगी 200 माइनस v डैश और v डैश की वैल्यू थी 200/49, तो आ जाएगा 248/49 मीटर पर सेकेंड। ये जो स्पीड लिखी है ये मैंने विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड लिखी है। बात समझ में आई? और ये भी जो स्पीड लिखी है ये भी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में लिखी है ना। अब देखो, अब मैं क्या करूंगा, ये तो इनिशियल फिगर है और ये फाइनल फिगर है। अब मैं इसमें और इसमें कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाऊंगा, PI इज इक्वल टू P फाइनल। तो इनिशियल मोमेंटम यदि मैं इसे पॉजिटिव एक्स एक्सिस ले लेता हूं तो इसका इनिशियल मोमेंटम नेगेटिव होगा और ये 49 m कितना m, 49 m इंटू 200/49 होगा, है ना। अब फाइनल मोमेंटम जो होगा वो इसका, ये तो -48m इंटू b डबल डैश होगा प्लस
m इंटू V1 होगा, क्योंकि ग्राउंड के रिस्पेक्ट में मोमेंटम का लगा रहे हैं। तो यहां पे देखो, तो m से तो m कट जाएगा, ये सब 49 माइनस 200 इज इक्वल टू माइनस 48 V डबल डैश प्लस V1 की जगह अपॉन 49 लिख लेंगे। क्लियर है के बाद? अब मैं इसे इधर ले आऊंगा, तो माइनस 200 48 अपॉन 49 इज इक्वल टू 48 V डबल डैश। V डबल डैश इज द फाइनल वेलोसिटी ऑफ द कार आफ्टर सेकंड फायरिंग। तो इसमें से माइनस 200 कॉमन लेके 48 अपॉन 49 इज इक्वल टू माइनस 48 V डबल डैश। माइनस माइनस उड़ जाएगा, है ना? फिर 200 1 प्लस 48 अपॉन 49 48 V डबल डैश होगा। इसे डिवाइड कर देंगे तो 1 अपॉन 48 प्लस 49 V डबल डैश आ जाएगा। अब देखो, ध्यान से सुनो मेरी बात, ये भी सॉल्यूशन सही है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन गिवन इन योर बुक। सही है, क्योंकि उसमें लिख दिया ये जो वेलोसिटी ली 200, ये इट इज द रिलेटिव वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू गन इन स्टेट बिफोर इट्स मोशन। तो ये भी, ये 0 पर तो ये 200 पर है, तो बात सही है। अब बिफोर सेकंड फायरिंग इसकी स्पीड v डैश थी, तो इसकी स्पीड जो होगी इसकी v1 वो 200 माइनस v डैश होगी, तभी तो 200 रिलेटिव वेलोसिटी है। जबकि अगर जो इसने मजल वेलोसिटी दे रखी होती गोली की, बुलेट की विद रिस्पेक्ट टू गन, तो इसका आंसर वही होता जो हमने पहले सॉल्व किया था। ठीक है, है ना? ये है सीबी, सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास का एक्सरसाइज का कौन सा क्वेश्चन है भाई? एक्सरसाइज का 28 क्वेश्चन, है ना? क्वेश्चन एक बार देख लो और पढ़ लो। पढ़ो बेटा एक बार क्वेश्चन, है ना? अपने मन में पढ़ लो, मैंने तो पढ़ रखा है। ठीक है, चलो तो इसे स्टार्ट करते हैं। तो देखो यहाँ पे इस क्वेश्चन में क्या है, दो पर्सन है एम और एन के, और एक कार है कैपिटल एम की। बात समझ में आई? पेज 161 पर दिया हुआ है ये, है ना? और पर्सन ऑन लेफ्ट, ये लेफ्ट हो गया, ये राइट हो गया। जंप विद स्पीड यू विद रिस्पेक्ट टू द स्टेट ऑफ द कार, विद रिस्पेक्ट टू द स्टेट ऑफ द कार बिफोर जंप। इन शब्दों को ध्यान देना है, विद रिस्पेक्ट टू कार नहीं, विद रिस्पेक्ट टू स्टेट ऑफ द कार बिफोर जंप। इधर कूदता है, तो जब पहले ये पहला व्यक्ति कूदता है तो डेफिनेटली ये जो कार है m और ये m, इसका मोमेंटम इधर v1 आ जाएगा, आ जाएगा ना? और भाई इसकी स्टेट क्या थी? वेलोसिटी 0, तो 0 यहां पे तो 0 थी ये, तो 0 के रेस्पेक्ट में ये जो कूदा है ये u से कूदा है। बात समझ में आती है नहीं? तो इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम, है ना? इनिशियल मोमेंटम सिस्टम का 0 था। ये जो वेलोसिटीज लिखी है ये ग्राउंड के रेस्पेक्ट में लिखी है, तो ये माइनस mu प्लस m प्लस कैपिटल M इंटू v1, तो mu इज इक्वल टू m प्लस m इंटू v1। तो जो इसकी वेलोसिटी आएगी वो mu अपॉन कैपिटल M प्लस m आ जाएगी। एक बात, अब क्या है कि अब ये वाला पर्सन, राइट वाला पर्सन कूदता है राइट डायरेक्शन में विद वेलोसिटी u विद रिस्पेक्ट टू कार, स्टेट ऑफ द कार बिफोर जंप। तो ये देखो, अब ये देखो, ये ऐसे चल रही है, मैं ऐसे बना लेता हूं दोबारा, कोई दिक्कत नहीं है। ये v1 से चल रही है और ये m भी चल रहा है ना? ये m है, तो इसे यदि मैं पॉजिटिव एक्स एक्सिस मान लूं तो कार ऐसे चल रही है। अब ये कूदता है तो ये m आ जाती है, तो ये कूद रहा है ऐसे, तो मैं इसकी वेलोसिटी
v डैश मान लेता हूं। क्लियर है? वेलोसिटी जो मानी है मैंने ग्राउंड के रिस्पेक्ट में मानी है। अब मान लिया इस कार की वेलोसिटी v2 हो जाती है, तो मेरे को ये बताओ ये v1 था, ये v2 था, तो जो v2 होगा v1 से बड़ा होगा या कम होगा? कम होगा। चलो ये तो बात सही है। तो इनिशियल पोजीशन, इनिशियल, और ये हो गई फाइनल सिचुएशन। अब अच्छा ये बताओ v1 और v डैश में रिलेशन क्या है? ये है स्टेट ऑफ द मोशन ऑफ द कार बिफोर जंप। v dash minus v1 is equal to 200 sorry u इज इक्वल टू यू। 200 याद हो गया आपको, है ना? तो u, हाँ, अरे ये दिमाग में बैठ गए ना, रटने पड़ते सवाल अपने को कभी कभी। तो u प्लस v1 बिल्कुल सही बात है ना? तो ये आ गया v डैश। अब हम लगाएंगे इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। तो इनिशियल मोमेंटम जो सिस्टम का था m प्लस m इंटू v1 था, और फाइनल मोमेंटम तो ये हो जाएगा, तो ये हो जाएगा m इंटू v डैश, ऐसे लिख देता हूं m इंटू v डैश प्लस कैपिटल M इंटू v2, और v2 ही तो हमें फाइंड करनी है। तो v1 की वेलोसिटी तो ये रही m प्लस m इंटू mu अपॉन m प्लस m, ये कट जाएगा और m इंटू v डैश की जगह कितना आएगा? v डैश की जगह, v डैश की जगह u प्लस v1 अपॉन v2 आएगा। तो mu इज इक्वल टू m u प्लस v1 की जगह mu अपॉन m प्लस स्मॉल m आ जाएगा। क्लियर है क्या बात? तो ये आ जाएगा कैपिटल M इंटू v2। सही है क्या बात? अब इसे हम थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, तो ये तो है mu इज इक्वल टू, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे m स्क्वायर u अपॉन m प्लस स्मॉल m प्लस कैपिटल M इंटू v2। ये इससे कट जाएगा, तो माइनस m स्क्वायर u अपॉन m प्लस m इक्वल टू कैपिटल M इंटू v2। तो v2 जो आएगा वो स्मॉल m स्क्वायर u अपॉन कैपिटल M प्लस m आएगा। तो जो v2 है ये फाइनल वेलोसिटी है किसकी? कार की। किसके रेस्पेक्ट में? ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, जो कि नेगेटिव आ रही है। हमने इधर मान लिया था, हमें क्या पता है कार इधर ही भागने लगेगी, ये तो नेगेटिव आ रही है। इसका मतलब फाइनली जो कार भागेगी वो इधर भागेगी, और ये कैपिटल M प्लस स्मॉल m वेलोसिटी से भागेगी। ये है क्वेश्चन। ये काफी अच्छा सवाल था ये, मैंने भी इसे मतलब करा बहुत दिन के बाद, तो समझ में आई बात, है ना? नहीं तो मेरे से भी आंसर इसका गलत आ रहा था, क्योंकि जो हमने क्वेश्चन शीट में दिए हुए हैं उसमें थोड़ी अंग्रेजी अलग लिखी हुई है। उसमें जो जंप करने की वेलोसिटी, ये मजल वेलोसिटी दी हुई है, वो विद रिस्पेक्ट टू कार दे रखी है। विद रिस्पेक्ट टू कार, विद रिस्पेक्ट टू द स्टेट ऑफ द मोशन ऑफ द कार नहीं दी हुई है। तो अंग्रेजी में ध्यान रखना आप इसका, है ना? हाँ, नहीं तो फिर आंसर हमें गलत ही मिलेगा। तो ये है बात, तो नहीं तो कॉन्सेप्ट ही बदल जाता है। ठीक है, चलो तो हम दूसरे क्वेश्चन भी करते हैं। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का सिंपल क्वेश्चन, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम ही पढ़ रहे हैं अपन, है ना? कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम ही पढ़ रहे हैं, है ना? तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, एक्सटर्नल फोर्स सिस्टम पे यदि जीरो होता है तो इनिशियल और फाइनल मोमेंटम सेम होता है। तो सिंपल मैं एक एग्जांपल बताता हूं। जैसे मान लिया ये हमारे पास 99 केजी, छोड़ो 99 m का एक ब्लॉक है, वुडन ब्लॉक है। सही है बात? वुडन ब्लॉक है, बात समझ में आती है? और एक ये स्पीड, ये बुलेट है और ये u स्पीड से आ रही है m। क्लियर है क्या बात? तो
अपने को ये बताना है, जैसे ये है तो इसके बाद तो ये इसमें धस जाती है, इसमें एम्बेड हो जाती है, तो आपको ये बताना है फाइनल वेलोसिटी क्या होगी। क्वेश्चन समझ में आया नहीं? Yes. ऐसे क्वेश्चन क्या हमने कर रखे थे पहले? हाँ सर, सुने हुए ऐसे मैंने किए थे पहले। ठीक है, ठीक, कोई बात नहीं। तो हमें बताना है फाइंड द फाइनल वेलोसिटी ऑफ 90m प्लस m, है ना? इफ आफ्टर हिटिंग बुलेट इज embedded इन ब्लॉक। कोई दिक्कत नहीं है, कर रखे तो दोबारा कर लेंगे हम। सॉल्यूशन करते हैं इसका। हाँ भाई, कैसे? बोर्ड पे देखो, इनिशियल मोमेंटम, ये तो इनिशियल कंडीशन है, और जब ये इसके अंदर धस जाएगी तो इसका मास हो जाएगा 100m और ये v' से चलने लगेगी। सही है क्या बात? Yes. तो इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। इसका इनिशियल मोमेंटम m इंटू यू, इसका इनिशियल मोमेंटम 99m इंटू 0, और फाइनल हो गया 99m प्लस m इंटू v'। तो बेटा v' कितना हो जाएगा? v' इज इक्वल टू 100m, है ना? तो सिंपल u अपॉन 100 आ जाता है। तेजी से कर लो कॉपी शॉर्ट में, Yes. ये हमने कर रखा है सवाल, है ना? है ना? ध्यान से देखो, तभी आप सेंटर ऑफ मास के सवाल भी कर पाओगे। फॉर एग्जांपल, मान लिया एक ब्लॉक है, ये कैपिटल M का ब्लॉक है और ये लेंथ L की स्ट्रिंग है, तो आप इसमें एक बुलेट है और इसमें U से, और इसके अंदर आती है और धस जाती है, तो धसने के बाद ये क्या होगा? सिस्टम ऊपर तक जाएगा, Yes. है ना? तो आपको ये निकालना है कि आफ्टर हिटिंग व्हाट इज द हाइट राइज बाय द ब्लॉक एंड द बुलेट। क्लियर है क्या क्वेश्चन? Yes. इफ आफ्टर हिटिंग द बुलेट embedded in it, find the height, rise find the height rise। ये निकाल। Yes, sir. Find the height rise by the center of mass of bullet plus block सिस्टम, है ना? ये तो निकाल लेंगे। तो ध्यान से देखो, जब इनिशियल मोमेंटम तो होगा कितना होगा भाई? इसका तो 0, mu प्लस m इंटू 0, और दोनों एक साथ मिल जाएंगे इंटू v'। तो v' होगी mu अपॉन m प्लस m। ठीक है बात? अब याद है, तो अब इस सिस्टम की m प्लस स्मॉल m की जो वेलोसिटी आएगी वो v' आएगी, और यहां पे जाकर के ये इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी। तो निकाल सकते हैं क्या बेटा? कैसे निकालूं बताओ आप? वर्क एनर्जी थ्योरम या कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा सकते हैं आप, है ना? कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, KI प्लस UI इज इक्वल टू KF प्लस UF। इसे रेफरेंस मान लेंगे। जो KI होगी हाफ m प्लस m इंटू v' स्क्वायर, और पोटेंशियल एनर्जी तो 0 हो जाएगी, यहां पर काइनेटिक एनर्जी 0, और ये हो जाएगी m प्लस m GH। तो ये कट जाएगा 1/2 v' स्क्वायर, दिस इज mu अपॉन m प्लस स्मॉल m का स्क्वायर इज इक्वल टू g इंटू h। तो मैक्सिमम हाइट इज m स्क्वायर u स्क्वायर अपॉन 2g m प्लस
स्मॉल m। दिस इज द करेक्ट आंसर। थीटा बीटा निकालना हो तो थीटा भी निकाल देना, है ना। ये है l, ये है h, तो ये हो जाएगा l माइनस h। तो जो cos थीटा निकालने को आए तो l माइनस h अपॉन l कर देना, यानी 1 माइनस h अपॉन l, बाकी तो हो जाएगा, है ना। और h की वैल्यू ये है, अगर जो थीटा निकालने के लिए है। तो इसमें h में डिनोमिनेटर में m प्लस स्मॉल m भी तो स्क्वायर में होना चाहिए ना। बिल्कुल होना चाहिए, ठीक है। ये यस सर। साफ कर दूं? हाँ जी। अच्छा, अब इसमें एक क्वेश्चन है, वो देखते हैं कैसे। बोर्ड पे देखो, ये क्वेश्चन है। फॉर एग्जांपल एक ये कैपिटल M मास है और ये है, इसमें से बुलेट जा रही है ऐसे मास m की v नॉट वेलोसिटी से, सही है बात। यस। और ये दे रखा है v नॉट 1000 मीटर पर सेकेंड दिया हुआ है, 1000 मीटर पर सेकेंड दिया हुआ है, सही है। और ये जो है m, इसकी वैल्यू 1 kg दे रखी है। स्मॉल m बुलेट का मास 20 ग्राम दे रखा है। ये इसमें टकराती है, इसमें हिट करती है, लेकिन इसके अंदर रह नहीं जाती, ये इसे चीरती हुई, पेनिट्रेट करती हुई बाहर निकल जाती है। ओके। ये बाहर निकल गई है ऐसे करके, सही है। m इसकी v डैश हो गई, तो इसका क्या होगा ये बताओ। इसमें वेलोसिटी आ जाएगी कुछ, आएगी तो ऊपर तो जाएगा ये थोड़ा सा, हाँ जी। तो ऊपर जाके रुक जाएगा। हाँ। तो जो हाइट है, जो ये ऊपर जाता है, ये हाइट दे रखी है h, और h की वैल्यू दे रखी है 0.2 मीटर। बात समझ में आ रही है नहीं? तो हमें क्या करना है, फाइंड द स्पीड ऑफ द बुलेट, emerges of the bullet by which it emerges from block, यानी कि आफ्टर इमरजेंस ये स्पीड निकालनी। क्वेश्चन क्लियर होना चाहिए। इधर देखो, तो सबसे पहले मेरे को ये बताओ, इसकी वेलोसिटी तो पता है अपने को, यस। हिटिंग करने से पहले इसकी वेलोसिटी 0 थी, तो इसकी कुछ वेलोसिटी आ गई होगी v, यस। और उसकी वजह से ऊपर चला गया। तो मैं डायरेक्ट लिख दूं क्या, हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू mgh, लिख दूं क्या। यस। तो हिटिंग करने के बाद इसकी वेलोसिटी आ जाएगी, कितनी आएगी वेलोसिटी, √2gh। तो v आ जाएगी 2 × 10 और h है 0.2, तो आ जाएगी 2 मीटर पर सेकेंड। बात समझ में आ रही है क्या? यस। सही है। ये तो A पॉइंट और B पॉइंट में हमने कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से इसकी वेलोसिटी निकाली। अब ध्यान से देखो, अब इस सिस्टम को देखो, बिफोर कोलिजन ऐसे लिख लेते हैं, ये मास m था और इसकी वेलोसिटी थी 200 मीटर पर सेकेंड, 1000 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है क्या बात? और ये जो ब्लॉक था ये 1 kg का था और इसकी वेलोसिटी कितनी थी भाई, 0, यस। है ना। लेकिन आफ्टर कोलिजन इसकी वेलोसिटी आ जाती है कितनी, 2 मीटर पर सेकेंड, सही है। और ये बुलेट जो निकलेगी, ये बुलेट v डैश से चलने लगती है। तो ये तो बिफोर कोलिजन सिस्टम हो गया, ये आफ्टर कोलिजन सिस्टम हो गया। कोलिजन बोले या हिटिंग बोले, बात तो एक ही है। यस। तो अब इसमें हम कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगा देंगे, एनर्जी कंजर्व नहीं रहेगी, हाँ।
क्योंकि एनर्जी तो हीट की फॉर्म में हो जाएगी कन्वर्ट, है ना। लॉस ऑफ एनर्जी भी पूछ सकता है वो आपसे। तो इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम, अपन लगा देंगे। तो इनिशियल मोमेंटम m इंटू 1000, कैपिटल M इंटू 0, और फाइनल मोमेंटम कैपिटल M इंटू 2 और स्मॉल m इंटू v डैश। तो इससे v डैश कैलकुलेट कर लेंगे, तो हो गया 0। m की वैल्यू 20 ग्राम दे रखी है, तो 20 इंटू 10 की पावर माइनस 3 इंटू 1000 इज इक्वल टू कैपिटल M 1 इंटू 2 और m है 20 इंटू 10 की पावर माइनस 3 v डैश। Yes. 1.2 और ये है 20 इंटू 10 की पावर माइनस 3 v डैश। क्लियर है क्या बात? Yes. तो ये हो जाएगा, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 18/8 इज इक्वल टू 20 इंटू 10 की पावर माइनस 3 v डैश। थोड़ा देखो इसमें कुछ आंसर मेरा सही नहीं बैठ रहा हिसाब किताब। चलो जो भी आंसर तो आएगा ही, है ना। ठीक है, तो v डैश जो होगा 8.8 Then 20 is equal to 1.2 divided to 2. 20 इंटू, हाँ वही तो कह रहा हूं मैं, ये तो कह रहा हूं आंसर कुछ गलत है। ये 2 आएगा, हाँ. तो ये आ जाएगा 18 इज इक्वल टू 20 इंटू 10 की पावर माइनस 3 v डैश। तो जो v डैश आएगा 18/20 इंटू 10 की पावर 3, 18 1000/20 और ये हो गया 50, तो 18×90 मीटर पर सेकंड। तो बोर्ड पे देखो, तो ये जो बुलेट है ये 900 मीटर पर सेकंड से निकलेगी, जबकि आ रही कितनी से थी, 100 मीटर पर सेकंड से। तो दुनिया भर के क्वेश्चन बन सकते हैं कि व्हाट इज द लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, निकाल देंगे लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, ये है क्वेश्चन। अच्छा, अब मैं और डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन थोड़े आसान तरीके से कराऊंगा, जिसमें मैंने पहले क्वेश्चन आपको करा रखे हैं। जैसे कि तुम मेरे को एक एग्जांपल बताओ, यदि ये कैपिटल M का प्लैंक है और ये मान लिया आइस पे रखा हुआ है, आइस पे रखा हुआ है, और ये मास m है, सही है। तो इन दोनों का सेंटर ऑफ मास कहां पे होगा साइना, यहां पे कहीं पे होगा, ऐसे करके हाँ. Yes. सेंटर ऑफ मास यहां पे होगा, है ना। तो एक अगर जो इधर को भागेगा यू करके, ऐसे करके यू, तो ये तो इधर चला जाएगा, तो ये चला जाएगा इधर ऐसे करके, और ये मान लिया इसके एंड पे आ जाता है। Yes. तो थोड़ा सा मैं ऐसे बना लेता हूं, मान लिया ये यहां पे चला जाता है और ये m यहां पे आ जाता है, सेंटर ऑफ मास रहेगा ऐसी ऐसी का ऐसे यहीं पे, Yes. और ये थोड़ा प्लैंक जो है ये शिफ्ट हो जाएगा, कितना x, तो मेरे को x1 बताना कितना होगा। तो ये आया m into m plus 4m. कितना, So x की वैल्यू x1 डिस्प्लेसमेंट ऑफ प्लैंक, हाँ ये मेरी L/2 आ रही है into capital M plus 4m upon small m plus capital M. अरे यार मैं तो ऐसे दे दिया आपको। कितना है x1 दोबारा से बताना, ऊपर क्या लिखूं, L/2 into ऊपर m plus 4m 4m ऐसे, divided by m plus 1. ये तो नहीं आ रहा, ऐसे तो नहीं आ रहा। Calculation is take 2 like that. Axiom 1 is equal to m by m into L/2 plus m into L upon m plus L, Yes. है ना। और Axiom 2 जो आएगा वो आएगा कितना, m into L/2 plus x1, है ना, प्लस Plus m. m into x1 upon m plus, दोनों पे इक्वल कर देंगे, ml/2 यहां रख देता हूं, ml/2 plus ml is equal to
ml/2 प्लस कैपिटल M(x1) प्लस स्मॉल x1। Yes. ये कट जाएगा, ये m अपॉन m प्लस n इंटू l इक्वल टू x1 आ जाएगा। यार पता नहीं आपने क्या कर दिया, XCM1 बराबर XCM2 कर अरे एक तो मैंने मिस कर दिया इसको पर। चलो कोई बात नहीं, हाँ। सही है। Yes. तो ये तो था, चलो ये तो था, सही है, हमें इससे नहीं मतलब। अब हम कुछ क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को थोड़े डिफरेंट तरीके से करने वाले हैं, तो उस चीज पे ध्यान देना है, समझना है और रखना भी है ना। तो ये बताओ कि जैसे ये प्लैंक है ना, ये प्लैंक है। अच्छा ये बताओ, यदि ये M1 है और ये M2 है, ध्यान दो, और इसका सेंटर ऑफ मास यहां पे कहीं पे है, तो यदि ये M1 इधर चला x1 डिस्टेंस से, तो सेंटर ऑफ मास यही रहना चाहिए, तो M2 को किधर चलना पड़ेगा, फर्स्ट में या सेकंड में? वापस करो तो थोड़ा सा नेट प्रॉब्लम हो गया। कोई बात, ये M1 M2 है, सेंटर ऑफ मास इनका यहाँ है। चलो इसे पर्सन मान लेता हूं मैं, ये पर्सन है मान लिया। तो अब ये जो है ये इधर चलता है, यू ऐसे ऐसे जा करके ये दूरी तय कर लेता है x1, मान लिया x1 चला ऐसे, तो सेंटर ऑफ मास यहां पर ही रहे, तो M2 को किधर चलना पड़ेगा, फर्स्ट में या सेकंड में? सेकंड में। देख लो, अबे ये इधर चलेगा तो सेंटर ऑफ मास इधर शिफ्ट नहीं हो जाएगा, सेंटर ऑफ मास राइट पे चला जाएगा, फिर इसे इधर जाना चाहिए, इसे इधर जाना चाहिए, यस। तो फर्स्ट में जाना पड़ेगा। क्लियर है के बाद? तो मैं ये पूछ रहा हूं कि कितना जाना पड़ेगा, मान लेते हैं इसे x2 जाना पड़ेगा, सही है ना। तो M1 x1 में और M2 x2 में क्या रिलेशन होएगा, M1 x1 इक्वल टू M2 x2। बात समझ में आई? सही है क्या बात? यस। तो ये तो हमें पता है। अच्छा दूसरी बात ये देखो कि अगर जो मान लिया ये पूरा ही यहां पर आ जाए तो वो भी होगा। चलो ये तो एक बात हो गई। अब यहां प्लेन पे देखो, मान लिया कैपिटल M है और ये स्मॉल m है, सही है ना। तो M1 x1 और M2 इक्वल टू M2 x2 याद रखना है अपने को, ये मैं कई बार बता चुका हूं, है ना। तो अब ये है, ये M है, जब ये इधर चलेगा, बोर्ड पे देखो, जब ये इधर चलेगा तो प्लैंक इधर चलेगा, यस। और ये इधर चलेगा। समझ में आई बात? तो बोर्ड पे देखो, ये प्लेन चला x1, यस। अब ये देखो बोर्ड पे देखना, ये प्लेन चला x1 और ये यहां पे चल के ये यहां पे आ गया, है ना। सेंटर ऑफ मास जहां पे था इस पोजीशन पे सेंटर ऑफ मास मान ले, यहीं पे रहेगा सेंटर ऑफ मास। यस। तो यदि ये कैपिटल M x1 चला, है ना, तो मान लेते हैं M कितना चला, x2 चला, M कितना चला, ये x2। बात समझ में आ रही है नहीं, है ना। तो एक तो रिलेशन M इंटू x1 इज इक्वल टू M इंटू x2 से आएगा, नहीं आई बात समझ में? यस सर। ये किसके रेस्पेक्ट में x1 x2? ग्राउंड के रेस्पेक्ट में। लिख लो, ये x1 x2 है ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, तो M1 x1 इक्वल टू M2 x2 चलेगा। और बोर्ड पे देखना x1 और x2 में क्या रिलेशन आएगा, इसकी लेंथ L मान ले, यस। तो x1 x2 में क्या रिलेशन आएगा, x1 plus x2 is equal to L। ये ना एक रिलेशन, ये यही हमें बहुत सारे क्वेश्चन में सॉल्व करने के लिए टेक्निक लगानी है। कैसे? 2 पॉइंट मास के लिए। देखो सुनो, अगर जो इसमें मान लिया 3-4 पर्सन होते ऐसे करके और ये इधर उधर भागेंगे, तो ये टेक्निक ये जो बताइए ये काम नहीं करेगी बिल्कुल भी। वो वैसे ही काम करेगी XCM1 XCM2 निकाल करके। लेकिन बहुत सारे क्वेश्चन में केवल 2 मासेस होंगे, एक M1 होगा एक M2 होगा।
m1 इधर जाएगा, m2 इधर जाएगा, तो आपको डिस्प्लेसमेंट निकालना है ना। तो कैसे करेंगे, मान लेते हैं कैपिटल M इधर गया x1 डिस्प्लेसमेंट से ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, और जो स्मॉल m आया ये इधर आया ग्राउंड के रेस्पेक्ट में। तो m1 x1 इक्वल टू m2 x2 हमें याद है। दूसरा x1 प्लस x2 जो होगा L के इक्वल होगा। बात समझ में आई। अब इससे हम x1 प्लेन का डिस्प्लेसमेंट निकाल लेंगे। तो यहां से x2 की वैल्यू निकालो, mx1 अपॉन स्मॉल m, और यहां पे रख देंगे m अपॉन स्मॉल m इक्वल टू L। x1 कॉमन लेके इनटू L, तो x1 आ जाएगा ml अपॉन स्मॉल m इनटू L। सेम आंसर यू विल गेट फ्रॉम दिस। ये तरीका भी आपको सीखना है इस क्वेश्चन को। चलो ये मैंने आपको रिवाइज करा दिया और नया मेथड इसका बता दिया। देखो अब ये मैंने क्यों कराया, मेरे को क्वेश्चन करानी इसलिए कराया। देखो इधर मान लेते हैं हमारे पास एक ये वेज है और वेज का मास है m, सही है बात, और इसकी लेंथ है मान लेते हैं l। वैसे तो कुछ भी दे सकता है, मैं सिंपल बना के देता हूं। और एक इस पे रखा हुआ है स्मॉल मास m, ये वेरी स्मॉल है, वेरी स्मॉल, सही है। नो फ्रिक्शन इज प्रेजेंट, नो फ्रिक्शन इज प्रेजेंट कहीं भी, एनीवेयर, नो फ्रिक्शन इज प्रेजेंट एनीवेयर, कहीं भी कोई भी फ्रिक्शन नहीं है। बोर्ड पे बताओ, जब इस मास को हम छोड़ेंगे तो क्या होगी मोशन, बताओ। इसे रिलीज करेंगे, ये नीचे आएगा, इसका क्या होगा, ये पीछे जाएगा, ये इधर जाएगा। समझ में आई बात। तो जब ये ब्लॉक जमीन पे आ जाए तो यू हैव टू फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ कैपिटल M। फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ कैपिटल वेज, कैपिटल M, when block comes on ground, if it is released from rest। बात समझ में आ रही है नहीं? कॉपी करो। अच्छा जी, तो बोर्ड पे देखो, यदि आप इस सिस्टम को कंसीडर करते हो तो मेरे को वेज एंड प्लस ब्लॉक सिस्टम, वेज प्लस ब्लॉक को एक सिस्टम कंसीडर करते हो, तो मेरे को इसमें ये बताओ कि इस पे फोर्स कितने लगेंगे सिस्टम पे। कैपिटल M स्मॉल m G और नॉर्मल। नॉर्मल, बिल्कुल सही बात है, नॉर्मल यहां लगेगा। अच्छा, तो मेरे को ये बताओ इसमें एक्स, इस सिस्टम पे एक्स डायरेक्शन में फोर्स है क्या? नहीं। हाँ, इस सिस्टम पे वाई डायरेक्शन में फोर्स है क्या? है बट जीरो है। नेट जीरो नहीं नहीं नहीं, नेट जीरो नहीं है। देखो इधर, तो नीचे प्लस कैपिटल M G लगेगा ना, और ऊपर नॉर्मल। हाँ नॉर्मल तो रहेगा, लेकिन बोर्ड पे देखो नेट फोर्स जीरो नहीं है। अब मैं इसे साफ कर देता हूं, यहां पे मैं तुम्हें समझा देता हूं, केवल और केवल आंसर नहीं, कॉन्सेप्ट भी अपने को क्लियर होना चाहिए। जब ये सिस्टम यहां पे रुकेगा, मान ले इसका सेंटर मास यहां पे है और ये यहां पे है, तो इन दोनों का सेंटर मास यहां पे कहीं पे होगा। बात समझ में आई नहीं? सेंटर मास यहीं पे होगा ना, होगा। तो जब ये यूं आएगा तो ये आगे जाएगा, ऐसे करके। मान लिया ये ऐसे करके मान लिया कितने आगे जाता है, x1। तो सेंटर मास अब ये है, अब ये आ जाता है यहां पे, और ये कहां गया, ये मूव करके ये आ जाता है यहां पे, मान लेते हैं यही तो रहेगा। ये थोड़ा सा पीछे बना लो, चलो यहां पे नहीं आई बात समझ में?
भाई ये तो आगे चला जाएगा, कितना x1, यस। अरे m तो x1 आगे चला जाएगा ना, और ये यहाँ पे आ जाएगा, और ये m यहाँ पे आ जाएगा। अब इसका सेंटर ऑफ मास सिस्टम का फाइनल कहाँ होगा बता दो? जहाँ पहले था वही होगा। कैसे होगा? अरे कैपिटल M ये है, M ये यहाँ पे नहीं होगा सेंटर ऑफ मास, एक यहाँ पे, यहाँ होगा सेंटर ऑफ मास। हाँ। तो बोर्ड पे देखो, सेंटर ऑफ मास पहले ऊपर था, हाँ। अब नीचे आ गया, हाँ। यस। लेकिन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं है, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई भी मोशन नहीं है सेंटर ऑफ मास की। यस। अब इस सिस्टम को देखोगे तो ये तो m तो नीचे है, लेकिन स्मॉल m तो नीचे आ रहा है ना लगातार। अगर जो कैपिटल M यहाँ पे मान लो आप, और पहले स्मॉल m था, स्मॉल m यहाँ पे था, तो जब ये नीचे आएगा तो सेंटर ऑफ मास, अभी तो यहाँ पे सेंटर ऑफ मास मान लिया, अब जब ये नीचे आएगा यहाँ पे और ये कैपिटल M यहीं रहेगा, तो सेंटर ऑफ मास और नीचे नहीं आ जाएगा। यस सर। तो सेंटर ऑफ मास की मोशन तो है, हाँ। लेकिन वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, क्योंकि वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन में इसमें फोर्स लग रहा है m प्लस कैपिटल mg। ये कहो कि mg या कुछ भी नेट फोर्स लग रहा होगा, नेट फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में जीरो नहीं है, नहीं तो सेंटर ऑफ मास वर्टिकल डायरेक्शन में भी उसी पोजीशन पर होता। यस। लेकिन x डायरेक्शन में कोई भी फोर्स इस पे नहीं है ना। इन x डायरेक्शन F net is equal to 0, इसलिए सेंटर ऑफ मास जहां पर था वहीं पर रहेगा। सही है बात? अच्छा, तो हम इसमें जो मोमेंटम कंजर्वेशन लगाएंगे वो x डायरेक्शन में लगाएंगे, ना कि y डायरेक्शन में। तो ध्यान से देखो, ये लेंथ L है, है ना, तो ये मान लिया कैपिटल M इधर चला x1 से, और स्मॉल m इधर चला x2 से, तो m इंटू x2 प्लस कैपिटल M इंटू x1 हो जाएगा x डायरेक्शन में। अब ये मेरे को बताओ x1 और x2 में क्या रिलेशन आएगा? हाँ, x1 प्लस x2 इज इक्वल टू L, क्योंकि इसने हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में डिस्टेंस दे रखी है ये L में। बात समझ में आई? तो रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट लेंगे, L ले लेंगे। बात समझ में आ गई ना? तो x1 प्लस x2 तो L के इक्वल होगा, और ये हो जाएगा, खत्म कहानी। हमें निकालना प्लेन का डिस्प्लेसमेंट, तो x1 निकाल देंगे, तो यहां से x2 कितना आएगा? m स्मॉल m इंटू x1, तो x1 प्लस कैपिटल M इंटू x1 इज इक्वल टू L, x1 m इज इक्वल टू L, this is m upon small m into L, this is the correct answer। इससे इजी मेथड हो ही नहीं सकता ये है। तो इसमें y एक्सिस में f एक्सटर्नल को अभी भी 0 रहेगा ना वो सिस्टम पे? नहीं, जीरो नहीं रहेगा, जीरो नहीं रहेगा। फिर y एक्सिस में मूव थोड़ी ना करेगा ये। सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास नहीं, पूरा सिस्टम है, तो ये जो पूरा सिस्टम आपने बनाया है स्मॉल m और कैपिटल M का, ये y एक्सिस में थोड़ी ना मूव करेगा? करेगा नहीं, y एक्सिस पे सिस्टम का सेंटर ऑफ मास मूव करेगा, हाँ। है ना, सेंटर ऑफ मास तो नीचे आएगा। यस। आप क्या क्वेश्चन पूछ रहे हो? तो जैसे हम यूजुअली लिखते हैं ना कि f एक्सटर्नल 0 हो जाएगा तो सेंटर ऑफ मास वहीं पे रहेगा, हाँ, तो लेकिन इसमें f एक्सटर्नल से लगा कौन रहा है? F एक्सटर्नल लगा रहा है y डायरेक्शन में ग्रेविटी। सर उसको अपोज से नॉर्मल कर तो रहा है? नहीं, नहीं कर रहा। बोर्ड पे देखना, इधर इधर देखो, अगर जो मान लिया आप केवल और केवल m को कंसीडर करोगे, तो इस पे mg और n डैश लग रहा है मान लिया, तो ये तो अपोज कर रहा है, तो ये तो रखा रहेगा मस्त अपना। लेकिन अगर जो आप इसे देखोगे इस पे, तो इस पे तो m कर रहा है ना, और एक इस पे मान लेते n। वैसे तो बहुत कॉम्प्लेक्स मोशन है ये, एनएलएम में मैंने पढ़ाया था आपको कि ये इधर जाए, है ना। तो बोर्ड पे देखो, तो
यदि आप इस सिस्टम को कंसीडर करोगे, केवल और केवल इसे कंसीडर करो, तो इस पे तो हो गए 0, है ना। लेकिन यदि आप इसे देखोगे तो इस पे तो mg लगेगा और एक इस पे नॉर्मल लगेगा, है ना। तो इधर देखो, इधर जैसे कि तो ये हो जाएगा थीटा। वैसे तो यहाँ मैंने मतलब सूडो फोर्स ये वो सब काफी लगेगा तामझाम इसमें। तो कैपिटल एम को देखोगे, स्मॉल एम को देखोगे, स्मॉल एम देखो, केवल आप स्मॉल एम की मोशन देखो, स्मॉल एम की मोशन कुछ ऐसे करके आएगी यहाँ पे, ये आया। तो अब ये बताओ, ये क्या अपने आप नीचे आया क्या? नहीं। अरे कोई फोर्स लग रहा है ना इस पे, तभी नीचे आया, और mg लग रहा है वो, समझे ना। तो इसका सेंटर ऑफ मास तो x में और y में दोनों में 0 रहेगा, कैपिटल M का, है ना। एक मिनट, x में तो इसका मूव करेगा, लेकिन होल का देखेंगे तो मूव नहीं करेगा। लेकिन यदि आप m का देखोगे तो m का सेंटर ऑफ मास नीचे आएगा, m का मास ऐसे करके, है ना। तो y में मूव करेगा नेट सिस्टम का सेंटर ऑफ मास। अच्छा, क्वेश्चन आपको बताना है, इसी टाइप से क्वेश्चन है। कुछ क्वेश्चन तो हमने कर रखे हैं। मान लिया प्लैंक है 100 केजी का और इस पे पर्सन है 50 केजी का, सही है बात। और सिस्टम पर एक्सटर्नल फोर्स क्या है? 0 है, और ये इस पे भागता है, ऐसे करके भागना चालू करता है। इफ पर्सन runs left on the plank with velocity 20 meter per second with respect to plank, find the total energy of the system। बात समझ में आई नहीं आई? ठीक है। तो बोर्ड पे देखो, ये जो वेलोसिटी दे रखी है, ये पर्सन की वेलोसिटी प्लैंक के रिस्पेक्ट में दे रखी है। टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम पूछी है, तो टोटल एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड पूछी है, ये अंडरस्टूड है, वो लिख के नहीं देगा आपको, सही है। अच्छा, अब बोर्ड पे देखो, जब ये इस पे भागेगा यूं यूं करके, तो प्लैंक भी भागेगा, इधर भागेगा नहीं भागेगा। इसकी स्पीड v1 मान लेते हैं, और पर्सन को मैं हवा में बना लेता हूं, ये 50 केजी का, इसकी स्पीड v2। v1 और v2 किसके रेस्पेक्ट में लेनी है अपने को? ग्राउंड के रेस्पेक्ट में। तो एक तो रिलेशन, क्योंकि सिस्टम सेंटर ऑफ मास जहां का तहां रहेगा, VCF 0 होगी, तो एक तो 100 इंटू ऐसे लगाएंगे m1 v1 इक्वल टू m2 v2, तो 100 इंटू v1 50 इंटू v2 2v1 इक्वल टू v2। एक तो बात ये आ गई। दूसरी बात, ये ग्राउंड के रेस्पेक्ट में है और रिलेटिव वेलोसिटी 20 दे रखी है, तो v1 प्लस v2 कितना आएगा? 20। तो v1 और 2v1 इक्वल टू 20, तो 20/3 मीटर पर सेकेंड, और v2 क्या होगा? 2v1 2 इंटू 20/3, ये आ जाएगा 40/3 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है क्या बात? तो एनर्जी कितनी होगी? एनर्जी हो जाएगी हाफ 100 इंटू v1 स्क्वायर, हाफ 50 इंटू v2 स्क्वायर। कॉमन लेकर के सॉल्व कर देंगे। 50 इंटू v1 स्क्वायर 20/3 का स्क्वायर, 25 इंटू 40/3 का स्क्वायर, तो 9 तो इधर आ जाएगा। 25 कॉमन लेके 2 इंटू 400 प्लस 1600, है ना भाई। तो ये हो जाएगा 25, 8 दूनी 4 दूनी 8, 3 अट्ठे 24, तो बटे 3 0, 25 अट्ठे 200, 2/3 इंटू 10 की पावर 4 जूल। दिस इज द आंसर। तो दिस इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम। एक बात ध्यान से देखो, अगर जो मैं इस सिस्टम पे कंसीडर करूं,
तो इस पे नेट फोर्स सिस्टम पे कितना है? 0, क्योंकि इसमें अब mg और नॉर्मल रिएक्शन दोनों बराबर होंगे, क्योंकि सेंटर ऑफ मास वाई डायरेक्शन में नहीं मूव कर रहा। सही है ना? नेट फोर्स सिस्टम पे 0 है, लेकिन सिस्टम में एनर्जी आ गई। बताओ जरा, नहीं आई बात समझ में? सिस्टम पे नेट फोर्स 0 है, लेकिन सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी आ गई। तो ये काइनेटिक एनर्जी किसके द्वारा आई है? भाई जब x में भी 0 है फोर्स, y में भी 0 है फोर्स, लेकिन प्लैंक भी चलने लगा, पर्सन भी चलने लगा है। क्या कह रहे हो? बंदा भाग रहा है, उसकी वजह से आई हो। हाँ वो तो आई है। टेक्निकली इसे बोलते हैं दिस काइनेटिक एनर्जी अपीयर्स ड्यू टू इंटरनल फोर्स ऑफ द सिस्टम। सही है ना बात? ये जो है, जो फ्रिक्शन है इसमें तो फ्रिक्शन इधर लगेगा, इस पे फ्रिक्शन इधर लगेगा। तो सिस्टम के इंटरनल फोर्स की वजह से, सिस्टम के इंटरनल फोर्स की वजह से काइनेटिक एनर्जी आ जाती है। अब अगर जो मैं केवल और केवल प्लैंक को कंसीडर करूं, तो इसकी जो काइनेटिक एनर्जी आई है सिस्टम के इंटरनल फोर्स की वजह से आई है, इसकी काइनेटिक एनर्जी भी इंटरनल फोर्स की वजह से आई है, लेकिन नेट फोर्स 0 है इसमें। आई बात समझ में? में बहुत ज्यादा मैथमेटिक्स अप्लाई करके निकाले थे। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम और सेंटर ऑफ मास के कॉन्सेप्ट से आसानी से आप फाइंड कर सकते हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल, यदि मैं इस प्लैंक को लेता हूं और इसकी हाइट 5 मीटर और ये 37 डिग्री मान लेता हूं, और यहां पे है ना, ये तो 5 मीटर है, यहां पे मान लिया 10 केजी का ब्लॉक है और ये मान लिया 90 केजी का प्लैंक है। बात समझ में आ रही है? नहीं, फ्रिक्शन कहीं भी नहीं है, फ्रिक्शन इज 0। अब बोर्ड पे देखो, जब ये प्लैंक इधर नीचे आएगा, ऐसे नीचे आएगा, तो इसमें एनर्जी आ जाएगी ऐसे करके, और इधर ये भागने लगेगा। समझ में आ गई बात? तो हमें ये बताना है कि ब्लॉक की और इसकी प्लैंक की एनर्जी कितनी होगी, या व्हेन ब्लॉक रीचेस एट द ग्राउंड फाइंड द टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। है ना? लिख लो, इफ ब्लॉक इज रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट, फाइंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम when block reaches at the ground। ये बात तो बता हेलो हाँ भाई, तो बता सकते हो, ये हम सवाल न्यूटन लॉ ऑफ मोशन में कर चुके हैं साइना। कैसे कि जब ये इधर चलेगा इधर चलेगा, तो इसमें नॉर्मल रिएक्शन से इसका एक्सीलरेशन इधर आ जाएगा, ये इधर भागेगा, इस पे सूडो फोर्स लगेगा, इसकी वेलोसिटी निकालेंगे, इसकी वेलोसिटी तामझाम करके वेक्टर मेथड से इसकी वेलोसिटी वगैरह निकाली थी। अब मैं इसे आसानी से करा दूंगा, है ना? आप एक बार देख लेना, ये मैंने आपको सबसे लास्ट में क्वेश्चन कराया होगा इस टाइप का, कि जब ये नीचे पहुंच जाता है तो इसकी वेलोसिटी बताओ, एनएलएम से एफबीडी बना करके। लेकिन इसे अब हम कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से कर देंगे। बोर्ड पे देखो, ध्यान से देखो, एक तो इसमें कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाएंगे हम एक्स डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम नहीं लगेगा, क्योंकि वाई डायरेक्शन में इसमें फोर्स लग रहा है। सही है? अच्छा देखो, जब ये यहां पर आ जाएगा तो ये तो इधर मूव कर जाएगा प्लैंक। अब ये नहीं पूछा है इसने कि कितना मूव कर जाएगा, वो क्वेश्चन हो गया। ये 90 केजी का है तो इसकी स्पीड v1 मान लो, जब ये यहां पे आएगा ऐसे करके तो इसकी स्पीड v2 मान लो, और ये हो गया 10 केजी। बोलो। तो ध्यान से देखो, इन एक्स डायरेक्शन कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम,
क्योंकि F external in x direction is 0, है ना? This is momentum. तो क्या लगाओगे भाई? ये जो स्पीड दे रखी है v1 v2, ये किसके रेस्पेक्ट में मानी है? ग्राउंड के रेस्पेक्ट में। इसलिए m1 v1 is equal to m2 v2, 90 v1, 10 v2, 9 v1 is equal to v2। एक रिलेशन तो आ गया ये रहा। दूसरा रिलेशन बताओ कैसे आएगा? ठीक, कल को कितने जाएगा टेस्ट में? क्या करने जा रहा है? मामा जी के साथ। चलो ठीक है, आ जाना, पापा भी बोल देना। ठीक है। हाँ बेटा बताओ, 9v1 is equal to v2, दूसरी इक्वेशन कैसे बनेगी? अरे बोलो, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से। क्यों? क्योंकि ये स्पीड किसकी वजह से आई है? सिस्टम की ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में डिक्रीमेंट हुआ है ना? एक तो मैंने पहले बोला था आपको कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाएंगे और एक लगाएंगे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बताओ, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ऐसे लिख लो, KI प्लस VOI इज इक्वल टू KF प्लस UF, या अरे ऐसे नहीं लिखो, ऐसे लिखो, डिक्रीज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम। तो डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी कितना हुआ? ये 5 है, ये तो 3 मीटर होगा, ये 4 मीटर होगा। तो ये तो एज इट इज है, लेकिन ये 10 kg का नीचे आ गया। हाँ, तो कितना आएगा? mgh इज इक्वल टू हाफ m v2 स्क्वायर, इसे v2 मान लिया, इसे m मान लेता हूं और इसे कैपिटल M मान लेता हूं, प्लस हाफ कैपिटल M इंटू v1 स्क्वायर। बात क्लियर है क्या साइना? अब देखो, ये तो mgh हाफ m v2 स्क्वायर प्लस 90 इंटू v1 स्क्वायर, तो 0 0 0, 30 इज इक्वल टू 1/2 v2 स्क्वायर 9/2 v1 स्क्वायर, 60 इज इक्वल टू v2 स्क्वायर प्लस 9 v1 स्क्वायर। थोड़ा सा कैलकुलेशन और कर देंगे, 60 v2 की जगह 9 v1 का स्क्वायर प्लस 9 v1 स्क्वायर, तो 9 81 और 9 90 v1 स्क्वायर 60, तो v1 स्क्वायर इज इक्वल टू 6/9, 3 यूनिट है 3 या 9 √2/3, और जो v2 आएगा 9 2/3, क्या ठीक है बात? तो मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा सवाल आपको, ये है ना? हाँ, मतलब छोटे छोटे सवाल, छोटे तो नहीं है, छोटे नहीं है ये सवाल अगर जो आप NLM से करोगे ना तो आसानी से आंसर नहीं आने का इसका, देख लेना चाहे करके, लेकिन आपको NLM से नहीं करना इसे, तभी समझ में आती है बात, सूडो फोर्स लगा करके देख लेना। मैंने आपको किस तरीके से निकलवाया, देखना जरूर से, है ना? हाँ, मैं क्या बोलता था? हाँ जी, अब एक क्वेश्चन देखो ऐसा है, मान लेते हैं हमारे पास एक वेज है, ये तो वेज ट्रायंगुलर वेज था, इस टाइप का वेज है, ये करके और ऐसे करके, है ना? तो ये तो जैसे सर्किल होता है ना पूरा, तो ये क्वार्टर सर्किल है, दिस इज क्वार्टर सर्किल, और इसका सेंटर है यहां पे, और इस वेज का मास है कैपिटल M, सही है? और यहां पे एक ब्लॉक रखा है और इस वेज की रेडियस दे रखी है कैपिटल R। क्लियर है क्या बात? ये है, और ये फ्रिक्शनलेस सरफेस पे रखा हुआ है और यहां भी फ्रिक्शन 0 है। तो बोर्ड पे देखो, जब आप इसे छोड़ोगे स्मॉल m को, ये स्मॉल m है,
ये कैपिटल एम है, तो ये बताओ जब छोड़ोगे तो क्या होगा, बोलो। ये नीचे आएगा, ये नीचे आएगा। तो थोड़ी सिचुएशन के बाद ये जो सिस्टम है ये आगे बढ़ चुका होगा ऐसे करके, है ना, और इसकी कुछ वेलोसिटी आ चुकी होगी और इसकी भी कुछ वेलोसिटी आ चुकी होगी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। तो आपको ये बताना है व्हेन इट रीचेस फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, व्हाट इज द स्पीड, व्हाट इज द स्पीड ऑफ द एम एंड स्मॉल एम, है ना। व्हेन ब्लॉक स्मॉल एम, ब्लॉक ए स्मॉल एम is reaches at point B from A, find first velocities of M and capital M. Second, also find displacement of कैपिटल एम। दोनों बता दिए मैंने। कैपिटल एम इधर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा ना थोड़ा सा, तो वो भी बताना है अपने को, और स्पीड भी बताना। ठीक है, तो ये जो वेलोसिटी है ये विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड होगी, सही है। Yes. फिर से वही कहानी, अब तो मैं पहले कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाएंगे, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। ये आएगा m इंटू वी वन इक्वल टू कैपिटल M इंटू वी टू। दूसरी इक्वेशन कौन सी लगेगी साइना? Conservation of energy है। हाँ बिल्कुल सही बात है, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, है ना, यानी कि डिक्रीज इन द पोटेंशियल एनर्जी। कितना हुआ बेटा ये नीचे कितना आया बता सकते हो? ये mgr इक्वल टू हाफ एम वी वन स्क्वायर कैपिटल हाफ एम वी टू स्क्वायर। सॉल्व कर लेंगे आंसर आ जाएगा, सही है। तो हाफ एम वी वन स्क्वायर प्लस वी टू स्क्वायर, एक मिनट m लूंगा तो कैपिटल M अपॉन M V2 स्क्वायर। थोड़ा सा देख लेना बेटा, ये एक काम करो, देखो सॉल्यूशन करने का भी इसका थोड़ा सा टेक्निक है कि आप इसमें हाफ V1 स्क्वायर पूरा पूरा कॉमन ले लो तो 1 प्लस MV2 स्क्वायर अपॉन MV1 स्क्वायर आएगा यहाँ पे, सही है। और ध्यान से देखना, हाफ MV1 स्क्वायर, फिर क्या करोगे आप, स्मॉल m और कैपिटल M से मल्टीप्लाई कर दोगे तो डिवाइड भी करेंगे, तो m स्क्वायर अपॉन स्मॉल m स्क्वायर v1 स्क्वायर v2 स्क्वायर ऐसे बनेगा। और mv1 और mv2 दोनों इक्वल है, सही है ना, ये कट जाएंगे तो ये आ जाएगा m v1 स्क्वायर कैपिटल M स्मॉल m m एंड दिस इज mgh। तो m से तो m कट जाएगा तो v1 स्क्वायर जो आएगा वो 2gh m अपॉन स्मॉल m प्लस m आएगा। तो v1 इज इक्वल टू रूट ओवर 2gh m अपॉन m प्लस स्मॉल m आएगा, और v2 की वैल्यू m अपॉन कैपिटल M इंटू v1, तो m अपॉन कैपिटल M रूट 2gh, अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। चलो बस इतना ही बहुत है ना, सॉल्व वॉल्व कर लो, कुछ गलती तो नहीं करी अपन ने, चेक कर लेते हैं आंसर। सही है, बिल्कुल सही है ना। वेलोसिटी ऑफ द ब्रांच सही है बात। एक पार्ट रह गया बेटा इसका, डिस्प्लेसमेंट ऑफ कैपिटल एम। तो ये तो अब याद हो गया कैसे करना है। Yes. कैसे, m1 मान लेते हैं ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, इसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा x2,
ग्राउंड के रेस्पेक्ट में इसका हुआ x1, तो m इंटू x1 इज इक्वल टू कैपिटल M इंटू x2। ये तो पता है मेरे को। x1 प्लस x2 में क्या रिलेशन आएगा? यही फंस जाओगे आप। x1 प्लस x2 में क्या रिलेशन आएगा? एक सेकंड। यही तो बात है। x1 और x2 में क्या रिलेशन आएगा? क्या पता? देखो कोई नहीं, वो मेरे को पता था तुम इसमें अटकोगे, इसलिए मैंने एक क्वेश्चन छोड़ रखा है तुमसे कराने के लिए। ध्यान से देखो, बोर्ड पे देखो, इसे थोड़ा रटना भी और समझना तो है ही सही। मान ले पर्सन है ना, और ये पर्सन है। सिंपल सा एग्जांपल m1 m2 ऐसे। तो यदि ये x1 चलता है ऐसे करके, और ये इधर चल करके x2 चलता है ऐसे ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, तो इनके बीच का रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट x डायरेक्शन में मान ले ये है, तो ये होगा हमेशा L1 x1 प्लस x2। सही है ना? तो आपको क्या करना है, आपको इन दोनों के बीच, बोर्ड पे देखो, जैसे मान लीजिए ये प्लेन था, ये रहा देखो, है ना? अब जब ये चलेगा तो ये तो मान लिया यहां पे आ गया, है ना? एक मिनट, थोड़ा गलत बना दिया, थोड़ा सा इधर, ये तो यहां पे आ जाएगा ऐसे। कितना? x1। यस। और ये कितना चला? मान लेते हैं ये यहां पे था, ये चला ऐसे, और ये चला x2 इधर की ओर, है ना? तो आप यहां पे खड़े हो, मान लिया आप खड़े हो यहां पे, तो ये देखो प्लैंक के रिस्पेक्ट में कितना आगे आया ये? प्लैंक के ये ग्राउंड के रिस्पेक्ट में लिखता हूं मैं, लेकिन प्लैंक आप इसे देखोगे, आप यहां पे हो, तो आप क्या देखोगे? प्लैंक के रिस्पेक्ट में कितना आगे आया? x1 प्लस x2। हमेशा ध्यान रखना है। क्या करोगे आप? रटना है, एक का x1 एक का x2, m1 x1 इज इक्वल टू m2 x2, साथ में x1 प्लस x2 जो होगा वो डिस्प्लेसमेंट होगा, रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू प्लैंक और वेज एक्सेट्रा। तो ये देखो, जब आप देख रहे हो इसे, तो आपके रेस्पेक्ट में ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कितना गया? आर आगे गया, ये समझे ना? तो आपके रेस्पेक्ट में ये आर आगे गया, और ग्राउंड के रेस्पेक्ट में x1 इधर और x2 इधर जा रहा है, तो x1 प्लस x2 जो r के बराबर होगा। नहीं आई बात समझ में? तो ये देखना है अपने को, प्लैंक पे खड़े हो जाओ, और प्लैंक के रेस्पेक्ट में ये कहां पे था पहले, और अब ये कहां पे है? तो प्लैंक के रेस्पेक्ट में जो डिस्प्लेसमेंट है ना, वो है r, और वो जैसे मान लिया ये r है, और ये गया x1 इधर और ये गया x2 इधर, तो x1 प्लस x2 r होगा। बात समझ में आई? नहीं, अभी नहीं आई। मैं एक एग्जांपल और देता हूं, तभी आएगी। ये काफी टफ कॉन्सेप्ट है, बोर्ड पे देखो। जैसे मैंने प्लैंक पे समझाया था, ये m, ये कैपिटल M है, और ये गया x1 इधर, और ये गया m x2 इधर, किसके रेस्पेक्ट में? ग्राउंड के रेस्पेक्ट में। और आप यहां बैठे हो, मान लिया इसके बिल्कुल यहां पे खड़े हो, तो आप ये बताओ, जब आप इसे देखोगे तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में प्लैंक के रेस्पेक्ट में ये इधर कितना गया? L। तो जो L होगा वो x1 प्लस x2 के बराबर होगा L।
क्लियर है क्या बात? तो ऐसे करना। तो ध्यान से देखो इस क्वेश्चन में पहले यहां पे था, अब यहां पे है, तो प्लैंक के रिस्पेक्ट में कितना आया? आर। ये तो x2 ग्राउंड के, x1 ग्राउंड में, तो x1 प्लस x2 जो होगा वो r के इक्वल होगा। सही है क्या बात? तो बस अब तो हमें x2 निकालना है, तो x1 की वैल्यू यहां से निकाल दूंगा मैं, कैपिटल M स्मॉल m इनटू x2, तो x1 की वैल्यू m अपॉन m, x2 प्लस x2 इज इक्वल टू r, तो x2 की वैल्यू mr अपॉन m प्लस स्मॉल m हो जाएगी। इन क्वेश्चंस में आप फिर कंफ्यूज हो गए, मैं फिर से एक्सप्लेन करूंगा डेफिनेटली, है ना? देखो एक बार, ये ट्यूब वाला क्वेश्चन है। ऐसे एक्सरसाइज 2 पार्ट 1 क्वेश्चन नंबर 5। निकल गया नहीं? पढ़ो इसे। हाँ भाई, तो इस क्वेश्चन में ये दे रखा है, देखो ये ट्यूब है, इसका मास m है और ये एक ब्लॉक है स्मॉल m है। जब मैं इसे जरा सा शिफ्ट करूंगा यूं करके तो ये तो नीचे आएगा, तो इस ट्यूब का क्या होगा? पीछे आएगी। तो यही पूछा होगा इसमें, कुछ क्या पूछा है? हाँ, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ट्यूब। तो देखो जब से देखो सेंटर ऑफ मास ये m है, ये यहीं पे होगा इसका ट्यूब का मास, तो सेंटर ऑफ मास यहीं का यही है, तो क्या होगा? ये ट्यूब इस तरीके से कहां हो जाएगी? इधर शिफ्ट हो जाएगी। सही है क्या बात? ये कैपिटल M तो इधर आ जाएगा और ये सेंटर ऑफ मास यही रहेगा और ये M यहां पे रहेगा। बोलो स्मॉल है, तो ट्यूब का डिस्प्लेसमेंट कितना मान लूं? x1। एक मिनट, ट्यूब का डिस्प्लेसमेंट x1 मान लूं, इसमें नहीं लिखा था। ट्यूब गई इधर x1 से और m गया इधर ग्राउंड के रेस्पेक्ट में x2 से, तो मेरे को बताओ x1 और x2 में रिलेशन क्या आएगा? x1 plus x2 is equal to r. x1 plus x2 is equal to r है। सही है क्या बात? Yes. और दूसरा m into x1 is equal to n into x2, तो x1 और x2 क्या है? दोनों बराबर है, तो जो x आएगा वो r/2 आएगा। आंसर है इसमें नहीं, r/2 इज द करेक्ट आंसर। देखना एक बार, चेक करना बेटा आंसर इसका। हाँ सर, एक सर। सही आंसर है। हाँ बिल्कुल सही बात है। ये तो हम वैसे भी कर सकते थे यार, ये तो फर्जी क्वेश्चन निकला। जैसे मान लिया m यहाँ पे है और n यहाँ पे है, तो सेंटर मास यहीं पे होगा ना इसका। Yes. तो ये r/2 डिस्टेंस, और क्योंकि दोनों मास सेम है ना, r/2 तो ये इधर r/2 चला जाएगा। लेकिन अपन ने ऐसे भी कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है ना। Yes, sir. ऐसे करते हैं। तो ये एक टाइप, अच्छा एक क्वेश्चन और रह गया एक टाइप का, तो हाँ भाई क्वेश्चन निकाल लो आप, एससी वर्मा क्वेश्चन नंबर 29, एससीवी क्वेश्चन नंबर 29। Yes. SCB सेंटर ऑफ मास
पेज 161, क्वेश्चन नंबर 29 एक्सरसाइज का। थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा बेटा। यस सर। पढ़ लिया? बोलो। तो क्वेश्चन कुछ ऐसे है, थोड़ा क्वेश्चन छोटा ही है। ये सेमी सर्कुलर पार्ट है, ऐसे करके यू करके और ऐसे करके, लाइक दिस। और इसका मास दे रखा है, मान लिया कैपिटल एम, यू है और ये है स्मॉल एम। तो इसे हमने सब जगह फ्रिक्शन 0 है, इसकी वेलोसिटी v दी मैंने। यस। तो अब बताओ मोशन क्या होगी सिस्टम की। देखो बोर्ड पे, जब ये यहां पे चलेगा तो इसमें तो कोई फ्रिक्शन है ही नहीं यहां पे, तो mg नीचे नॉर्मल ऊपर और ये v स्पीड से चलता रहेगा। यस। लेकिन जब ये कर्व पाथ पे पहुंचेगा तो क्या होगा? वेलोसिटी कम हो जाएगी। दोबारा से बोलो। वेलोसिटी धीरे धीरे कम हो जाएगी। हाँ, वेलोसिटी धीरे धीरे कम हो जाएगी। और कैपिटल एम की वेलोसिटी ये तो वही रहेगा ना? नहीं नहीं नहीं, फिक्स नहीं है, फ्रिक्शन 0 है सब जगह। तो ये वही रहना चाहिए ना? क्यों? जब आप इसमें यू, आप खुद देखो, आप इसमें बॉल यू दोगे, यू करके, जब ये यहाँ पे चलेगा, अभी तो इस पे जो नॉर्मल रगड़ा है प्लैंक पे, जब वो यहाँ से यहाँ तक चलेगा तो नॉर्मल ऐसे लगेगा। लेकिन जब इस पे यहाँ पे यू करके आएगा तो नॉर्मल कैसे लगेगा? ऐसे नहीं लगेगा, फिर ऐसे लगेगा, तो ये इधर को भी मूव करने लगेगा। यस। आई बात समझ में? यस। तो हमने क्या करा, इस मास को v वेलोसिटी ऐसे दे दी। वो ये पूछ रहा है कि जब ये चलता चलता यहां पे आएगा तो इसमें भी स्पीड आ जाएगी। तो जब ये सिस्टम ऐसे करके थोड़ी सी स्पीड आ जाएगी, तो जब ये यहां पे पहुंच जाता है m, तो ये तो u चलने लगेगा v डैश से कुछ, इसकी स्पीड तो कम होगी। यस। लेकिन ये m भी चलने लगेगा कुछ स्पीड से v से। तो ये पूछ रहा है कि इसकी स्पीड क्या होगी। एक बार रीड कर लो दोबारा से चेक। सॉरी, राइट साइड नहीं होना चाहिए कैपिटल है? राइट साइड मतलब इधर की साइड? हाँ। क्यों? अरे इधर जा रहा है यू, जब ये यू जाएगा तो इस पे ये फोर्स लगाएगा ना, इधर इधर मूव नहीं करेगा ये। ठीक है। नहीं आए समझ में? अरे जब आप इसमें ऐसे वेलोसिटी दोगे, अच्छा ये बताओ, मान लिया कार है, मान लिया आप कार लेके आ रहे हो ऐसे, इस पे जाके यू लेके आ रहे हो, तो जब इस पे फोर्स लगेगा ऐसे ऐसे करके, तो ये ऐसे ही नहीं चला जाएगा आगे की ओर। यस। नहीं आया समझ में अभी? नहीं समझ गया। है ना? तो ये सिस्टम आगे की ओर चलने लगेगा, तो इसकी वेलोसिटी पूछी है। तो बोर्ड पे देखो ध्यान से। तो यदि मैं इस सिस्टम को कंसीडर करूं तो इसमें एक्स डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं है, केवल और केवल वाई डायरेक्शन में तो फोर्स है, वो भी mg, क्योंकि ये ऊपर जा रहा है तो इसकी वेलोसिटी धीरे धीरे कम होगी। ध्यान से देखो, ये जो मैंने v डैश बनाई है, ये मैं इसमें बैठ जाता हूं यहां, ये v डैश है विद रिस्पेक्ट टू प्लैंक मान लेते हैं v डैश। सही है? व्हाट इज v डैश? v डैश इज वेलोसिटी ऑफ m विद रिस्पेक्ट टू प्लैंक। बात समझ में आ गई? यस। लेकिन ये प्लैंक खुद इधर मूव कर रहा है,
कितनी स्पीड से? v से। यस। तो यदि मैं इस सिस्टम का इनिशियल मोमेंटम इन एक्स डायरेक्शन बोलूं तो आप मेरे को क्या बताओगे? इनिशियल मोमेंटम सिस्टम का, ये तो रेस्ट पे है और केवल ये चल रहा है, माइनस एमवी। तो माइनस एम बी है ना। चलो माइनस एम बी लिख लेते हैं, आपने कहा सही है बात, क्योंकि इसे Yes. प्लस एक्स मान लेते हैं, प्लस। बात समझ में आई? अब मैं इस सिस्टम को देखो यस। इन एक्स डायरेक्शन मैंने कैपिटल एम की वेलोसिटी v अज्यूम कर ली, यस। और जब ये देखो, जब ये प्लैंक यहां पे चल रहा होगा, तो इसकी वेलोसिटी ऐसे आएगी कुछ किसी एंगल पे, तो इसका कंपोनेंट इधर भी होगा। यस। लेकिन इसने एक स्पेशल पॉइंट पर पूछा है कि जब वो यहां पर हो तो केवल, और अगर जो मैं प्लैंक के रेस्पेक्ट में देखूंगा तो प्लैंक के रेस्पेक्ट में ये केवल ऊपर जा रहा है। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी प्लैंक के रेस्पेक्ट में क्या है? 0। तो स्मॉल m की ग्राउंड के रेस्पेक्ट में वेलोसिटी कितनी होगी? ग्राउंड के रिस्पेक्ट में हॉरिजॉन्टल में v और वर्टिकल में v डैश। वेरी गुड। तो मेरे को फाइनल मोमेंटम बताना है एक्स डायरेक्शन में सिस्टम का, तो एक तो हो जाएगा माइनस एम वी यस। और एक हो जाएगा माइनस एम वी। फॉलो नहीं आ रही बात समझ में? नहीं सर, वो छोटे वाले m की x में कैसे आ गई? अरे मान लिया ये पेन है, हाँ। है ना? ये पेन ऐसे जा रहा है, ऊपर से यूं जा रहा है v डैश यस। मेरे रेस्पेक्ट में, हाँ। और मैं जो इस रूम में खड़ा हूं ये ट्रक है, और ये ट्रक ग्राउंड के रेस्पेक्ट में v से आगे जा रहा है। अच्छा, नहीं ये हमने ग्राउंड के रिस्पेक्ट में लिखी है ना? हाँ, ये जो जब भी हम कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाते हैं तो हमेशा ग्राउंड के रेस्पेक्ट में ही लगाने की कोशिश करते हैं। ठीक है। सही है बात? एम वी डैश होना चाहिए ना, माइनस एम वी प्लस एम वी डैश। नहीं, v डैश तो वेलोसिटी है m के रेस्पेक्ट में विद रिस्पेक्ट टू प्लेन। जब हम इसे देख रहे हैं तो ये ऊपर जा रहा है, हाँ। लेकिन ये खुद इधर जा रहा है, हाँ। तो इसकी जो वेलोसिटी होगी m की वेलोसिटी ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, ये v ऐसे चल रहा होगा, v डैश ऐसे चल रहा होगा। यस। समझ में आ गई बात? हाँ। क्लियर है के बाद? ठीक है। तो कैपिटल M माइनस एम भी हो रही है, तो इनिशियल और फाइनल मोमेंटम क्या है? सेम है, क्योंकि x डायरेक्शन में नेट फोर्स क्या? 0, इसलिए PIX इज इक्वल टू PFX, तो माइनस एम वी इज इक्वल टू माइनस एम वी माइनस एम वी, है ना? तो एक मिनट, मैंने कुछ गलत लिख दिया क्या? ये तो v लिख रखी थी, इसे मैं v डबल डैश लिख देता हूं, तो v डबल डैश हो जाएगी, है ना? mv इज इक्वल टू कैपिटल M प्लस स्मॉल m v डबल डैश, तो v डबल डैश हो गई mv अपॉन कैपिटल M प्लस स्मॉल। दिस इज द आंसर। सही है बात? अच्छा, थकी तो नहीं साइनम? नहीं सर। सही है, वेरी गुड। अब इस क्वेश्चन में देखो, इसमें तो नहीं पूछा, अब इस क्वेश्चन में मेरे को आप ये बता दो कि जब ये यहां से चला तो इसकी तो एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर थी, लेकिन जब ये यहां पे पहुंचेगा तो इसकी एनर्जी कितनी होगी? इसकी m की। तो क्वेश्चन में लिख देता हूं, आप कॉपी पे लिख लेना, है ना? इन अबव क्वेश्चन लिख लो, इन अबव क्वेश्चन फाइंड द स्पीड बोल देता हूं मैं, है ना? फाइंड द स्पीड ऑफ द ब्लॉक स्मॉल m की स्पीड बतानी है अपने को इस क्वेश्चन में।
तो कैसे करोगे? एक स्टेप और आगे बढ़ना है इसमें हमें। वो कौन सा स्टेप होगा साइना? ये तो हमने कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाया है, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी और लगा देंगे। तो देखो ध्यान से, मैं इसे साफ कर देता हूं, थोड़ा सा आप बना लेना इसे दोबारा से, चाहे मत भी बनाना। बोर्ड पे देखो, इधर ये देखो, ये जो एम है ये ऊपर जा रहा है, मान लेते हैं इसकी रेडियस आर है, थोड़ा रेडियस देनी पड़ेगी, इसकी रेडियस कितनी है? आर है, सर्कुलर रेडियस। तो इसकी एनर्जी कम हो जाएगी और वो ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी में डिक्रीज के बराबर होगी, है ना? तो लेकिन इसकी पोटेंशियल एनर्जी तो इंक्रीज होगी ना, एनर्जी। हाँ, पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होगी, बिल्कुल सही बात है ना? तो क्या लगाएंगे हम? काइनेटिक एनर्जी यू इनिशियल के फाइनल प्लस यू इनिशियल। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी थी हाफ एम वी स्क्वायर, ध्यान से सुनना। इसकी तो पोटेंशियल एनर्जी बदलने की नहीं है, यस, और यहाँ पे रेफरेंस मान लेते हैं, तो इसकी भी इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी थी 0। अब ध्यान से देखो, अगर जो मैं केवल कैपिटल एम को बात करूं तो इसकी एनर्जी होगी हाफ एम, और ये वी डबल डैश मान लिया था मैंने, वी डबल डैश स्क्वायर, सही है क्या? प्लस काइनेटिक एनर्जी स्मॉल एम की, यदि आप स्मॉल एम को देखोगे तो, अच्छा स्पीड निकालिए ना, तो इसकी स्पीड तो हम निकाल सकते हैं, हाफ एम वी वन मान लेता हूं, वी वन स्क्वायर, यस, हाफ एम वी वन स्क्वायर आ जाएगा, प्लस एम जी आर, ऐसे निकालना है, ये वी वन स्क्वायर है। देखो ध्यान से, r by 2 नहीं होगा, ये आर है ना, रेडियस। यस, अब स्मॉल एम एक तो वी डैश से ऊपर जाएगा यस, और एक वी डबल डैश से ऊपर जाएगा, तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो v1 होगा, और v1 स्क्वायर जो होगा वो v डबल डैश स्क्वायर और v डैश स्क्वायर के बराबर होगा। ये बात अलग है। हमें तो क्वेश्चन में स्पीड ऑफ द ब्लॉक, स्पीड का मतलब ये ब्लॉक एक्चुअल में इधर जा रहा होगा ग्राउंड के रेस्पेक्ट, है ना? तो ये निकाल रहे, तो हाफ तो कट जाएगा एम वी स्क्वायर इक्वल टू कैपिटल एम वी डबल डैश स्क्वायर एम वी वन स्क्वायर प्लस 2 एम जी आर। तो यहां वी डबल डैश का ये वैल्यू रख देंगे, और इधर एम वी स्क्वायर माइनस एम वी डबल डैश स्क्वायर माइनस 2 एम जी आर इक्वल टू एम वी वन स्क्वायर, है ना? मैं निकाल सकते हो अब तो आप, है ना? कैलकुलेशन कर लेना, ये क्वेश्चन बना दिया मैंने क्योंकि आएगा तो है ही सही। तो मतलब इसमें नहीं आएगा तो कुछ और करके आएगा, लगाना तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है, माइनस एम स्मॉल एम वी अपॉन कैपिटल एम प्लस एम का स्क्वायर माइनस 2 एम जी आर, सही है भाई? यस, v1 स्क्वायर v स्क्वायर माइनस एम वी स्क्वायर अपॉन एम प्लस कैपिटल एम का होल स्क्वायर माइनस 2gr, सही है? तो v1 स्क्वायर इज इक्वल टू, सही है बात? तो v स्क्वायर माइनस 2gr माइनस एम प्लस एम का होल स्क्वायर इंटू v स्क्वायर। चलो आंसर लिख लो जो भी आएगा, जब न्यूमेरिकल देगा तो डेटा थोड़ा अच्छा होगा, सही है बात?